हेलो बच्चों, लेके आए हैं आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ नए क्वेश्चनों को जो कि आपके सीयूटी एग्जाम में आते रहते हैं। चलो हम इनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। अपने पास में दे रखा पहला क्वेश्चन, ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू दी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है कौन सा। तो आप देखें इनमें से अपने पास में कौन सा धातु सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपचायक है। तो कौन सा होगा? अपचायक का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब आप ऐसे समझा करो, हमें दे रखा है रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब होता है किसी सामने वाले एलिमेंट के लिए, और इसके साथ जस्ट अपोजिट काम होता है। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे जबकि खुद क्या हो, खुद का क्या हो, ऑक्सीडेशन हो। तो ऑक्सीडेशन फास्टर किसका होगा? ऑक्सीकरण फास्टर किसका होगा? इनमें से देखें आप तो कौन सा होगा? क्या कॉपर का होता है? नहीं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं उनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन सबसे फास्ट होता है। तो किसका है अपने पास में? यहां से आप देखें तो हमारे पास में मोर रिएक्टिव कौन सी दे रखी है? जिंक दे रखी है। तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन फास्टर होगा, तो एक इसकी तरह बिहेव करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करने वाला, बिहेव करने वाला। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? जिंक मेटल होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव किया हम। इसमें देखो क्या दे रखा है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ई नॉट सेल ऑफ किसका? कॉपर का दे रखा है एज। मतलब आपको यहाँ पे सीधा का सीधा याद रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। और कॉपर और जिंक के लगभग लगभग हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं? याद हो जाते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल याद हो जाते हैं। तो आप देखें कितना होता है, ये होता है 0.34 वोल्ट होता है। मतलब एक याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो अपने पास में 0.34 वोल्ट किसका होता है? कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है। ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा कि Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या हो जाएगा? कॉपर सॉलिड में परिवर्तित हो जाएगा, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0.34 वोल्ट आ जाएगा। अभी तक बच्चों आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। केमिस्ट्री मैगजी वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लोगों के बीच में इन वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे उनका भी क्या हो सके, कुछ ना कुछ भला हो सके, वो लोग भी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें, सीख सकें। देखिए आगे मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है विच मेटल विल डिस्प्लेस सिल्वर एजी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मतलब उन्होंने पूछा है कि आपको इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जो सिल्वर मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, हटा सकती है सॉल्यूशन में से। तो हमने बताया है आपको कि यदि हमारे पास में कोई सिल्वर मेटल का सॉल्यूशन दे रखा है तो सिल्वर से जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी, अधिक क्रियाशील धातु होगी, वो इसको क्या कर देगी? हटा देगी। जैसे सपोज यदि हमारे पास में AgNO3 का सॉल्यूशन है, तो यदि हमने यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाई तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगी? इसको Ag को हटा देगी और यहाँ पे क्या बना देगी? जिंक नाइट्रेट बना देगी, और Ag क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें मोर रिएक्टिव मेटल कौन सी है इसकी तुलना में, Ag की तुलना में। तो इन क्वेश्चनों के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का आना जरूरी है कि हमारे पास में कम से कम रिएक्टिविटी सीरीज हमें थोड़ी सी पता हो। तो लेके काना का नाम अमजंडल छाप से आप याद रख सकते हो, या जो अपने पास में नॉर्मल तरीका है, यदि आप 10th क्लास की भी सीरीज को याद रखे हैं तो वहां से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है आप बताएं। तो अपने पास में किसके कंपैरिजन में? सिल्वर के कंपैरिजन में आपको देखना है कि मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो अपने पास में कौन सा दे रखा है? जिंक। जिंक मेटल क्या है? मोर रिएक्टिव है, इसीलिए जी क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। तो आपको ये मिल जाएगा आसानी से, आपको देखने को मिल जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? जिंक मेटल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। देखो इसमें क्या दे रखा है, विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज दी हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। हमसे पूछा गया है कि इनमें से सबसे अधिक रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा उसका रिडक्शन फास्टर से होगा। क्या होगा? रिडक्शन फास्टर होगा। आपको रिडक्शन उसका क्या मिलेगा? रिडक्शन फास्टर मिलेगा। तो आप बताएं इनमें से सबसे जल्दी अपचयन किसका होता है?
तो अपचयन किसका होगा? जो अपने पास में कम क्रियाशील या लेस रिएक्टिव मेटल होंगे उनका रिडक्शन क्या होगा? फास्टर होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका, ये तो सोडियम क्या मोर रिएक्टिव होता है, आयरन भी मोर रिएक्टिव होता है, कॉपर भी कितना होता है? मोर रिएक्टिव है। इसके कंपैरिजन में Ag हमारा सबसे नीचे आता है। तो अपने पास में Ag प्लस से यदि हम किसकी बात करें, Ag प्लस से इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag की बात करें तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो आप तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब समझे कि रिडक्शन क्या होगा? फास्टर होगा। ठीक है, तो अपने पास में जो लेस रिएक्टिव मेटल होगी उसका रिडक्शन फास्टर होगा, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटलों का क्या होता है? ऑक्सीडेशन फास्टर होता है, उनका ऑक्सीडेशन हमें फास्टर मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। इनमें से बताना है कि कौन सी मेटल डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो हमने आपको बताया है कि यदि हम मोर रिएक्टिव मेटल की रिएक्शन किससे करवाते हैं? किसी एसिड से करवाते हैं, वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन कौन नहीं रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस? यदि हमने किसी लेस रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन किसकी करवा दी? डाइल्यूट HCl या H2SO4, या मतलब अपने पास में एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। तो आप देखें यहाँ पे कौन सी मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल को सिलेक्ट करो। पहली में मैग्नीशियम दे रखा है, दूसरे में आयरन, तीसरे में कॉपर है अपने पास में, और जिंक दे रखा है। तो सबसे लेस रिएक्टिव मेटल कौन सी है? यहाँ पे कॉपर ही दे रखी है। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आती है, हाइड्रोजन से नीचे आती है। तो यदि हमने कॉपर की रिएक्शन HCl के द्वारा करवाई तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली नहीं है। ठीक है, जबकि यदि मैग्नीशियम से करवाओगे, जिंक से करवाओगे, यदि हमने जिंक से करवाएंगे डाइल्यूट HCl की रिएक्शन तो अपन को ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होगी, रिलीज हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा है नहीं, तो नहीं के लिए हमारा आंसर होगा कॉपर, सी वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, हमने देखा था मेटल दैट हैड द हाईएस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? तो कौन करेगा? वही करेगा जो मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। रिएक्टिविटी का ही मतलब क्या होता है? रिएक्शन फास्टर करेगा, और फास्टर करने का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज करेगा। तो आप देखें इनमें से मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति मतलब लूज करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? तो कौन सा मोर रिएक्टिव मेटल है बताइए? सिल्वर नीचे आता है, प्लेटिनम नीचे आता है, गोल्ड भी नीचे आता है। अपने पास में मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन की तुलना में ऊपर आता है, जिसके कारण ये क्या करेगा? इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। मतलब Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो यहाँ पे इसमें दे रखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। मतलब सबसे पहले में मोस्ट रिएक्टिव को लगाना है और पीछे किसको लगाना है? लेस रिएक्टिव को लगाना है। तो आप देखें यहाँ पे कौन अपना मोर रिएक्टिव होगा। तो हमने देखा है यहाँ पे आप याद कर सकते हो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट होगा आगे। और आप इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज को भी ध्यान रख सकते हो। ये 10th क्लास की, इससे ही काम चल जाएगा यहाँ पर। जबकि अपन को 11th 12th क्लास में क्या लेखिकाना का नाम हम जनरल छाप से आप याद रख सकते हो। इतनी चीजें पता होनी चाहिए, इतने से आप आसानी से याद रख सकते हो। तो आप देखें सबसे पहले कौन है? मैग्नीशियम दे रखी है। तो मैग्नीशियम के देखो अपने पास में 2 ही ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन को आप काट सकते हो, पहले से खत्म कर सकते हो। इसके बाद जिंक और आयरन में आप तुलना करें तो कौन ऊपर आ रहा है? जिंक। तो अपने पास में जिंक किस में आगे? इसमें Fe है, इसमें जिंक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन को नेग्लेक्ट करके भी सही आंसर निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इन चीजों का भी ध्यान रखना है। यदि हम ऑप्शन को नेग्लेक्ट करके आंसर निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर सही भी आएगा, और सही आने के साथ साथ कम समय में भी आएगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करते रहें। ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए हमारे पास में, इसमें हमने आंसर बता दिया कि अपने पास में आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब निम्न में से कौन सा धातु एलिमेंट जो अपने पास में विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आता है। थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक लिखी है, इसके लिए ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पे क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी में तो हाइड्रोजन से ऊपर कौन उपस्थित होता है बताइए? तो कॉपर है, नीचे आता है। जिंक ऊपर आता है। एजी नीचे आता है। और ऑल ऑफ दी एबव बोला है। अरे भाई साहब कैसे ऑल ऑफ दी एबव आ जाएगा? अपने पास में जिंक मेटल जो है वो क्या आती है? ऊपर आती है। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा? जिंक हो जाएगा। बिल्कुल सरल से बच्चा क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, बिल्कुल सरल सरल से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल अपने पास में दिया है द फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट दैट, पूछा गया है फैराडे का जो प्रथम नियम वो क्या बोलता है। तो देखो क्या बोलता है, पढ़ते हैं अपन। इसमें दिया है द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पार्ट। अरे बात तो सही बोली गई है, जमा की गई पदार्थ की मात्रा प्रभावित किए गए धारा के समानुपाती होती है। सही बोल रहा है तो। और लेकिन आगे वाले पढ़ लेते हैं। द वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस इज कांस्टेंट। अरे यार ये तो क्या कह रहे हो, गंदी सी बात कह रहे हो आप। अपने पास में इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ओनली ऑन दी टेम्परेचर। नहीं भाई साहब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट इज इनवर्सली, इसका जस्ट अपोजिट, लेकिन ऐसा नहीं है, इनवर्सली नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम देखें तो अपने पास में W जो होता है वो किसके? EIT अपॉन 96500, ठीक है, के इक्वल होता है। मतलब जितना आप करंट को पास करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ही आपका वेट क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है, W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500। T जो होता है वो टाइम होता है, लेकिन किसमें? सेकंड में। I जो होता है वो करंट होता है, किसमें? एम्पियर में। और E क्या है? इक्विवेलेंट मास, मतलब मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिपॉजिट मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपना आंसर कौन सा सही होगा? पहला वाला ही सही होगा, बाकी के सारे गलत होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है RED का मतलब रिडक्शन, और OX का मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? रेडॉक्स बोल देते हैं। अब देखो ये वाली जो रिएक्शन है वो आयनिक रिएक्शन है, तो हमारा ये आंसर नहीं है, आयन में टूट रहे हैं। इस वाली रिएक्शन भी देखो ये क्या है? आयनिक रिएक्शन दे रखी है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अब बची दो रिएक्शंस। इसमें देखो आप हाइड्रोजन को देखते हैं कितने में? जीरो में। कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जीरो से कितने में जा रहा? +1 में जा रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जबकि ये जीरो से ऑक्सीजन कितने में जा रहा है? ये जा रहा है कितने में जा रहा है? ये जा रहा है -2 में। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो यही हमारा क्या होगा? एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, आसानी से हम बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो अपने पास में दे रखा है द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब मेटल का डिपोजिशन होना। और मेटल डिपॉजिट कब होती है? जैसे सपोज हमने कॉपर 2+ आयन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट होता है। तो क्या हो रहा है? रिडक्शन होके हो रहा है, क्योंकि कैथोड पर मेटल डिपॉजिट होती है और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन के द्वारा हमें देखने के लिए मिल जाती है कि रिडक्शन के द्वारा मेटलों का डिपोजिशन होता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम।
ठीक है, हमारे पास में ऑक्सीडेशन गलत हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन और डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से क्या हुआ अपन को, हमने दिया था सेल पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज ऑलवेज, गैल्वेनिक सेल का मतलब होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और ये जो होती है एक स्पॉन्टेनियस सेल होता है, मतलब एक स्वतः सेल होता है, अपने आप ही काम करता है। इसीलिए इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल, बेसिकली हमें किसी भी रिएक्शन का स्वतः होने के लिए, मतलब स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए होती है। कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, तो कोई भी रिएक्शन जो होती है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, अपने आप स्वतः रिएक्शन होती है। लेकिन आप देखें कि ई नॉट सेल और यहाँ पे इनके बीच में यदि आप रिलेशन देखें तो माइनस का रिलेशन है। मतलब यदि ई नॉट सेल की डेल्टा जी की वैल्यू हमें नेगेटिव चाहिए तो ई नॉट सेल की वैल्यू आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव। तो अपन के लिए क्या मिलेगा, पॉजिटिव होगी, तभी जाके वो एक स्पॉन्टेनियस सेल होगा। ठीक है, तो हमेशा इसके लिए क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ गए, देखो इसने पूछा फैराडे सेकंड लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट दैट, ओहो फैराडे का द्वितीय नियम क्या बोलता है, देखो क्या बोलता है, देखते हैं। द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट टू द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द करंट बाय द फर्स्ट लॉ बोलता है, अभी हाल तो हम करके आए हैं। दूसरा, the amount of the substance deposit is proportional to time, नो भाई नो, टाइम वाइम का कोई रोल नहीं, हाँ हाँ है टाइम का, लेकिन वो फर्स्ट लॉ बोलता है द क्वांटिटी of the charge required to deposit 1 gram equivalent of the substance constant। हो कि ये तो बात सही बोल रहा है, इसने बोला है कि यदि हम किसी भी अपने पास में बेसिकली यदि दो या दो से ज्यादा सेलों को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उन सेलों में यदि हम एक कांस्टेंट करंट को भेजते हैं तो वहां पर सेम ग्राम इक्विवेलेंट हर एक सेल से क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। ये हमारे पास में क्या बोलता है, अपने पास में सेकंड लॉ बोलता है। तो मतलब ये सी वाला अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जबकि डी वाला देखो क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। नहीं भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपने लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपने W अपॉन ई पढ़ा होगा, पहले वाले सेल के लिए इक्वल टू होगा W अपॉन ई, सेकंड वाले के लिए इक्वल टू होगा W अपॉन ई, थर्ड वाले के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि सारे के सारे सेलों से सेम ग्राम इक्विवेलेंट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो हमने देखा यहाँ से कोई भी रंग छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आप सोचोगे अरे ये सर नहीं भी नहीं किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओहो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सही निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखो क्या है, यदि हम बात करें किसी भी, यदि हमने गैस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि गैस का क्या नहीं बनता है, कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं बनता है। इसीलिए हम उसके ब्रैकेट में साइड में प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड को ले लेते हैं, कि इनर्ट इलेक्ट्रोड को ले लेंगे। तो आप देखें यदि आप एनोड को बना रहे हैं तो एनोड पर हमें ऑक्सीडेशन को शो करना है, जबकि कैथोड पर हमें इसको रिडक्शन को शो करना है। ठीक है, तो हमें कैथोड और एनोड पर देखना है कि अपने पास में ऑक्सीडेशन और क्या हो, रिडक्शन हो। तो आप देखेंगे एनोड पर कि 0 से कितने में जा रहा है, +1 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लेटिनम का उपयोग किया गया है, तो यही हमारा सही होगा। जबकि इसमें देखो प्लेटिनम को बाद में लिखना चाहिए, आगे लिखना उनका उतना ठीक नहीं है। तो हमारे लिए कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, आप देखें H2 गैस तो H+ और एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, एनोड के लिए यही वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। जबकि ये हमारे लिए किसके लिए होगा, किसके लिए, यहाँ पे +1 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, तो अपने लिए कहाँ पे ये मिल जाएगा, कहाँ पे, कैथोड पर, लेकिन ये प्लेटिनम यहाँ पे लिखना चाहिए था। ठीक है, अगले की तरफ मूव करते हैं। देखो क्या दे रखा है, द सॉल्ट ब्रिज इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हेल्प टू। अब बताएं जो सेल सॉल्ट ब्रिज होता है वो किस लिए मदद करता है,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किस तरीके से मदद करता है? तो उसका काम होता है इंटरनल सर्किट को पूरा करता है, आंतरिक परपथ को पूरा करता है, और सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। जो सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का उपयोग करते हैं। मतलब हम क्या बोलते हैं, लवण सेतु बोलते हैं। लवण सेतु का उपयोग क्यों करते हैं? तो मेंटेन द चार्ज न्यूट्रलिटी। हाँ सही बोल रहा है। इसको पढ़ लेते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है। अरे यार नहीं 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 भाई साहब, ये कुछ नहीं है, वो दो शौचालय करते हैं सब। मेंटेन दी चार्ज न्यूट्रलिटी, हाँ ठीक है ठीक है। अरे क्यों हट जा रहा है भाई? बी, प्रिवेंट दी मिक्सिंग ऑफ दी सॉल्यूशन। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऑल ऑफ दी अबव। अरे सब नहीं बोल सकते भाई साहब। तो मेंटेन दी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, लवण सेतु का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ गए और क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? जिसे हम पानी में मिलाएं तो आयनों में नहीं टूटता है, वो हमारा विद्युत अनपघट होता है, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो कौन नहीं टूटेगा आयंस में, बताइए? NaCl टूट जाता है, Na+Cl -H2SO4 टूट जाता है H2+SO4 में, और ग्लूकोज नहीं टूटता है। तो यही हमारा क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि KOH भी टूट जाता है। तो हमारा ग्लूकोज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अनपघट है, जो कि आयनों में टूटता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो इसमें दिया है इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फॉलो इज। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जाते हैं? आप देखें, एक हमने एनोड लगाया और एक क्या लगाया, कैथोड लगाया। एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता है किसके अंदर, गैल्वेनिक सेल के अंदर। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ठीक है। अपने पास में इसमें देखो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां से कहां की तरफ होता है। तो हमने देखा यहां से कि अपने पास में एनोड से कैथोड की तरफ होता है। कहां से? एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो अपने पास में फ्रॉम एनोड टू कैथोड ये अपन को देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट का क्या बनता है, एनोड बनता है। तो आपका इलेक्ट्रॉनों का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, जबकि करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होता है, ठीक है। ये हमें मिल जाता है, तो आंसर अपने पास में हो जाएगा बी वाला। चलो तो आज के लिए ही इतनी क्वेश्चन सफिशिएंट है। कल हम लेके आएंगे अनेकों क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन को लेके आएंगे, लेकिन आप लोग इसी तरीके से चैनल पर बने रहें। यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।